Hello students, you are welcome in my English YouTube class. I am going to teach you the fourth lesson of the ninth class, a truly beautiful mind, एक सच्चा सुंदर दिमाग. This lesson is about the great scientist Albert Einstein. ये लेसन है वो महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में है. So we are going to read this lesson. Before you read पढ़ने से पहले, who do you think of when you hear the word genius? Who do you think of? तुम किस बारे में सोचते हो? Who do you think of? वो में से किस, और think में सोचना यू मीन्स तुम. Who do you think of? तुम किस बारे में सोचते हो? When you hear, जब तुम सुनते हो. The word, शब्द को. Genius, प्रतिभाशाली. प्रतिभाशाली शब्द को जब सुनते हो, जीनियस शब्द को जब सुनते हो आप, तो तुम किस व्यक्ति के बारे में सोचते हो? Who is a genius? जीनियस कौन होता है? प्रतिभाशाली व्यक्ति कौन होता है? What qualities do you think a genius has? कौन सी क्वालिटीज़ जीनियस में होती है? एक जीनियस व्यक्ति में कौन सी क्वालिटीज़ होती है? जीनियस कौन होता है? जीनियस इज ए क्रिएटिव पर्सन. जीनियस क्रिएटिव होती है. ही इज़ द इन्वेंटर. वह इन्वेंटर होता है, आविष्कार करने वाला होता है. क्रिएट न्यू थिंग्स, नई चीज़ों को क्रिएट करता है, वो जीनियस होता है. ओके, तो यहाँ जीनियस है वो आइंस्टीन के लिए यूज किया गया है. ओके, सेकंड पॉइंट देखो. वी शैल नाउ रीड अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट. वी शैल नाउ रीड, अब हम पढ़ेंगे, अबाउट ए यंग जर्मन सिविल सर्वेंट, एक युवा जर्मनी के सिविल सर्वेंट के बारे में, नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे. युवा जर्मन जो नागरिक सेवक है उसके बारे में हमें पढ़ेंगे. हु टुक द वर्ल्ड, जिसने संसार को लिया, बाय स्टॉर्म, तूफान में, यानी जिसने पूरे संसार में तूफान मचा दिया था, तूफान ला दिया था. टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म का मतलब होता है पूरे संसार में तहलका मचा दिया. ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में हम पढ़ेंगे. अबाउट ए 100 ईयर्स एगो, लगभग 100 साल पहले. अबाउट में से लगभग, 100 ईयर्स में से 100 साल, एगो में से पहले, लगभग 100 साल पहले जिसने संसार में तहलका मचा दिया था, ऐसे यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में पढ़ेंगे. इन द समर ऑफ 1905, इन समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में, द 26 ईयर ओल्ड, 26 साल के युवक ने पब्लिश की, प्रकाशित की, इन क्विक सक्सेशन, क्विक सक्सेशन में, क्योंकि उनसे तेज सक्सेशन में, सक्सेशन होता है एक के बाद दूसरी, यानी तेज एक के बाद दूसरे. ऐसे उसने 4 किताबें प्रकाशित की, 4 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर. 4 ग्राउंड ब्रेकिंग का मतलब होता है रिकॉर्ड तोड़ 4 पेपर उसने प्रकाशित किए लगातार. अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में. द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में. इलेक्ट्रोडाइनमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज, मूविंग बॉडीज होती है जैसे ग्रह होते हैं, जैसे सोम मंगल बुध है ना, तो इन ग्रहों की जो इलेक्ट्रोडाइनमिक्स होती है, विद्युत गति होती है, उनके बारे में. एंड एनर्जी, और एनर्जी के बारे में. इन 4 ग्राउंड ब्रेकिंग उसने पेपर पब्लिश किए थे 26 साल के इसे युवा ने, 1905 की गर्मियों में. 1905 की गर्मियों में इस यंग सिविल सर्वेंट ने 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर प्रकाशित किए, वो भी क्विक सक्सेशन में, एक के बाद दूसरा तुरंत. लाइट के बारे में प्रकाशित किया. पार्टिकल्स, मोशन ऑफ पार्टिकल्स, और जो कणों की गति है उसके बारे में. और मूविंग बॉडीज़ है, मूविंग बॉडीज जैसे विनस है, सैटर्न है, नेपच्यून है ना, अर्थ, मार्स, इनकी जो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स होती है, जो विद्युत गति होती है, उनके बारे में. और एनर्जी के बारे में, इनके बारे में 4 पेपर उसने लगातार प्रकाशित किए. हिज वर्क टुक अप ओनली ए फ्यू पेजेज इन ए साइंटिफिक जर्नल्स, उसके कार्य ने, यानी आइंस्टीन के कार्य ने टुक अप लिया, ओनली ए फ्यू पेजेज, केवल थोड़े से पेज, इन साइंटिफिक जर्नल, वैज्ञानिक पत्रिका में, वैज्ञानिक पत्रिका में थोड़े से पेजों में उसका कार्य आ गया था. बट किंतु थोड़े से पेजों में ये बातें प्रकाशित हो गई थी, किंतु चेंज्ड फॉर एवर, किंतु हमेशा के लिए बदल दिया. और अंडरस्टैंडिंग, हमारी समझ को, और स्पेस के बारे में, अंतरिक्ष के बारे में हमारी समझ को बदल दिया. टाइम के बारे में हमारी समझ को बदल दिया. एंड एंटायर कॉस्मोस, और पूरे ब्रह्मांड के बारे में हमारी जो समझ थी उसके बारे में बदल दिया. यानी थोड़े से पेजों में ये उसका कार्य प्रकाशित हुआ था, लेकिन हमारी जो सोच थी, समझ थी,
अंतरिक्ष के प्रति, टाइम के प्रति और पूरे जो कॉस्मोस और ब्रह्मांड है उसके बारे में जो हमारी समझ थी उसको बदल दिया। ट्रांसपोर्ट द नेम आइंस्टीन इनटू ए सिनोनिम ऑफ जीनियस है, और आइंस्टीन नाम को बदल दिया जीनियस की पर्यायवाची में, यानी आइंस्टीन का नाम का मतलब होता है जीनियस, ये उसने बदल दिया। ऐसा व्यक्ति था। 50 ईयर्स आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन्स है। अल्बर्ट आइंस्टीन की जो प्रतिभा है वो अभी भी शासन करती है, यानी 50 साल बाद भी, उसकी मृत्यु 50 साल बाद भी उसकी जो जीनियसनेस है, प्रतिभा है, वो अभी भी रेन करती है, शासन करती है। ऐसा व्यक्ति था। और अल्बर्ट आइंस्टीन जिसके जो साइंटिफिक थ्योरीज है, वैज्ञानिक सिद्धांत है, जिनको आज भी हम साइंस में पढ़ते हैं, इतने आविष्कार उसने करके दिए थे। हाँ, अब हम पढ़ते हैं इस लेसन को। देखो अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म हुआ ऑन 14 मार्च 1879, 14 मार्च 1889 को, इन द जर्मन सिटी ऑफ उलम, जर्मनी का एक शहर है उलम, वहाँ पर आइंस्टीन का जन्म हुआ था। जर्मनी का शहर है उलम था, वहाँ पर इसका जन्म हुआ था 14 मार्च 1879 को। विदाउट एनी इंडिकेशन, बिना कोई संकेत के जन्म हुआ था, कोई इंडिकेशन नहीं दिया था। दैट ही वॉज डेस्टिनेड, ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि ही वॉज डेस्टिनेड, कि वह भाग्यशाली है फॉर ग्रेटनेस, महानता का। ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया था कि ये बहुत बड़ा वैज्ञानिक बनेगा, बिना कोई इंडिकेशन के उसका जन्म हुआ था। ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके उल्टा, यानी उसने ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं दिया था, कोई ऐसा संकेत नहीं दिया था। इंडिकेशन का मतलब संकेत है, बिना कोई इंडिकेशन के जन्म हुआ था, है ना, संकेत है कि वो भाई इतना महानता के डेस्टिनेड है, इतना महानता के भाग्यशाली है। ऐसा कोई बिना कोई इंडिकेशन उसका जन्म हुआ, बिना इंडिकेशन का जन्म हुआ। और उसका उल्टा हुआ क्या, हिज मदर, उसकी माँ, थॉट, उसकी माँ ने सोचा, अल्बर्ट वो जो फ्रीक है, कि अल्बर्ट थोड़ा सा फ्रीक है। फ्रीक का मतलब होता है थोड़ा स्ट्रेंज बिहेवियर है, अलग विचित्र व्यवहार है, अन्य लोगों जैसा उसका व्यवहार है नहीं है। अल्बर्ट है वो, उसकी माँ को लगा कि अल्बर्ट थोड़ा बहुत फ्रीक है, थोड़ा अलग ही स्वभाव का है। टू हर, उसके लिए, उसकी माँ के लिए, हिज हेड सीम्ड, उसका सिर प्रतीत हुआ, टू मच लार्ज, बहुत ज़्यादा बड़ा। उसकी माँ को उसका जो सिर था वो आवश्यकता से ज़्यादा बड़ा दिखाई दे रहा था। एट द एज ऑफ 2.5, एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की एज पर, 2.5 साल की एज, यानी 2.5 साल की एज पर आइंस्टीन स्टिल वॉजंट टॉकिंग, आइंस्टीन अभी भी बात नहीं कर रहा था, यानी 2.5 साल का हो गया लेकिन उसने बोलना नहीं सीखा था। स्टिल वॉजंट टॉकिंग, अभी भी बात नहीं कर रहा था। वेन ही फाइनली डिड लर्न, वेन ही फाइनली डिड, और जब उसने अंत में बोला, बात करना सीखा, बात में बोला, लर्न टू स्पीक, जब बोलना उसने अंत में सीखा, ही अटर्ड, वह बोलता था, एवरीथिंग, हर चीज़ को, ट्वाइस, 2 बार। अंत जो बोलना सीखा था तो हर चीज़ को 2 बार बोलता था। आइंस्टीन डिड नॉट नो, आइंस्टीन नहीं जानता था व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, कि दूसरे बच्चों के साथ क्या किया जाए। आइंस्टीन को पता ही नहीं था कि दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार किया जाए, कैसे खेला जाए। हिज प्ले मेट्स, उसके जो प्ले मेट्स थे, जो साथी खेलने वाले बच्चे थे, कॉल्ड हिम, उसे कहते थे ब्रदर बोरिंग। उसके जो साथी, जो क्लासमेट्स थे, प्लेमेट्स थे, वो उसको ब्रदर बोरिंग कहते थे, ब्रदर बोरिंग कहते थे, बोरिंग करने वाला लड़का। सो द यंगस्टर प्लेड, इसलिए आइंस्टीन यंगस्टर खेलता था, बाई हिमसेल्फ, अकेला ही, खुद ही खेलता था। मच ऑफ टाइम, अधिकांश टाइम वो ज़्यादातर अपने साथ ही खेलता था। ही स्पेशली लव्ड, वह विशेष रूप से लव करता था, पसंद करता था, मैकेनिकल टॉयज, मशीनी खिलौनों को। ज़्यादातर वो मशीनी खिलौनों को पसंद करता था। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नई जन्मी बहन पर देखते हुए, जिसका नाम था माजा, अपनी नई जन्मी बहन माजा को देखते हुए, ही इज सेड, उसे कहा जाता है, टू हैव सेड, कहा हुआ, उसे कहा जाता है कि वो, उसने कहा था कि फाइन, ठीक है। बहन को देखते उसने कहा ठीक है, अच्छी है। बट वेयर आर हर व्हील्स, किंतु इसके पहिए कहाँ हैं। वेयर आर हर व्हील्स, इसके पहिए कहाँ हैं, ये उसने कहा था। इतना दिमाग था उसका, अपनी नई जन्मी बहन को देखकर उसने ये कहा था। देखो ये किसी ने लिखा था,
ओटो न्यूबोर ने क्या लिखा था? द हिस्टोरियन ऑफ द एंशिएंट मैथमेटिक्स से, प्राचीन जो गणित है उसका इतिहासकार, प्राचीन गणित का इतिहासकार ओटो न्यूबोर ने लिखा था। टोल्ड ए स्टोरी, एक कहानी बताई थी, अबाउट द बॉय आइंस्टीन, लड़के आइंस्टीन के बारे में ओटो न्यूबोर ने अपनी कहानी बताई थी। क्या कहानी बताई थी? कि ही करेक्टराइजेज, कि वह करेक्टराइजेज था एज ए लीजेंड, एक लीजेंड के रूप में, यानी उसकी विशेषता थी कि लीजेंड जैसी थी, एक महान व्यक्ति की विशेषता उसमें थी। बट दैट सीम्स फेयरली ऑथेंटिक, किंतु ये जो करेक्टराइजेज थी, जो करेक्टरिस्टिक्स थी, विशेषताएं थी, वो प्रतीत हुई काफ़ी ऑथेंटिक, काफ़ी वास्तविक प्रतीत हुई थी। एज ही वॉज ए लेट टॉकर, जैसा कि आइंस्टीन था वो लेट टॉकर था, बहुत लेट बात करने वाला बना था, बहुत लेट बोलने वाला था। हिज पेरेंट्स वर वरीड, उसके मम्मी पापा चिंतित हुए। आइंस्टीन लेट टॉकर था तो उसके माता पिता बड़े चिंतित हुए, ये बोलता क्यों नहीं है, बोलना क्यों नहीं सीख रहा है, चिंतित हुए। एट लास्ट, अंत में, एट द सुपर टेबल वन नाइट, अंत में जो सुपर टेबल होती है, शाम के खाने की टेबल होती है, वन नाइट, एक रात शाम के खाने की टेबल पर ही ब्रोक हिज साइलेंस, उसने अपनी शांति तोड़ी, टू से, कहने के लिए। अंत में सुपर की टेबल पर, शाम के खाने की टेबल पर उसने अपनी शांति तोड़ी और क्या बोला? द सूप इज़ टू हॉट, कि जो सूप है, सूप पीने की चीज़ होती है, जो हम टोमेटो सूप है या कोई और अलग अलग प्रकार का सूप है, तो सूप इज़ टू हॉट, सूप ज़्यादा गर्म है, सूप ज़्यादा गर्म है, ये कहने के लिए उसने अंत में शांति तोड़ी, तब तक बोला ही नहीं वो। ग्रेटली रिलूड, और काफ़ी राहत पाकर, हिज पेरेंट्स आस्क्ड, उसके पेरेंट्स ने पूछा, बड़ी राहत पाकर उसके पेरेंट्स ने पूछा, वाई ही हैड नेवर सेड ए वर्ड बिफोर, कि उसने अभी तक पहले क्यों नहीं बोला। वाई ही हैड नेवर सेड, उसने कभी नहीं कहा था, ए वर्ड, एक भी शब्द, बिफोर, पहले उसने इसे पहले एक भी शब्द नहीं बोला, क्यों नहीं बोला। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने उत्तर दिया, बिकॉज, क्योंकि, अप टू नाउ, अब तक, एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक हर चीज़ ऑर्डर में थी, हर चीज़ ठीक थी, इसलिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। जब ये सूप गर्म हुआ तब बोलने की ज़रूरत पड़ी। तो देख लो, ये कह रहा है कि महानता का करेक्टराइजेज था, ये व्यक्ति महान था, इसकी विशेषता शुरू से ही दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके माता पिता पहचान नहीं रहे थे। तो ये था ओटो न्यूबार, जिसने कहा था कि आइंस्टीन ने बहुत लेट अपनी चुप्पी तोड़ी थी बोलने के लिए। आगे देखो, और ये भी कहा जाता है कि उसने अपनी बहन माजा को देखकर उसने कहा था कि ठीक है, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। वो मैकेनिकल टॉयज़ को पसंद करता था, मशीनी खिलौनों को पसंद करता था, इसलिए उसने सोचा भी बहन के भी पहिए लगे हुए होने चाहिए। ए हेडमास्टर वंस टोल्ड, एक हेडमास्टर वंस, एक बार, टोल्ड इज फादर, अब उसके पिता को बताया, एक बार एक हेडमास्टर ने उसके पिता को बताया कि वोट आइंस्टीन चोज, जो आइंस्टीन चुनता है एज ए प्रोफेशन, व्यवसाय के रूप में, वुडंट मैटर, उसका कोई मैटर नहीं होगा। आइंस्टीन जो भी व्यवसाय के रूप में चुनेगा वो कोई मैटर वाली बात नहीं होगी, बिकॉज, क्योंकि, ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि ही शैल नेवर मेक ए सक्सेस है, कि वह कभी सक्सेस नहीं बना पाएगा, एट एनीथिंग, किसी भी कार्य में। आइंस्टीन चाहे कोई सा भी प्रोफेशन चुन ले, चाहे कोई सा भी व्यवसाय चुन ले, कुछ भी कार्य करने लग जाए, वह किसी भी कार्य में सक्सेस नहीं होगा। ये एक बार एक हेडमास्टर ने उसके पिता को बताया था। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, देखो कितना बड़ा महान वैज्ञानिक था, जिसने लाइट के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, जो मूविंग बॉडी जो उसकी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के बारे में, टाइम के बारे में, एनर्जी के बारे में, सन, अर्थ, कॉस्मोस के बारे में सब कुछ बताया था, जिसके सिद्धांत आज भी हम पढ़ रहे हैं। उसके हेडमास्टर ने कहा था कि भाई ये किसी भी चीज़ में फिट नहीं होगा। कितनी विडंबना है देखो। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, आइंस्टीन सीखने लगा। तो कहने का मतलब कोई भी व्यक्ति में कभी भी किसी भी समय बदलाव हो सकता है ना। किसी के कहने से भी कुछ काम का नहीं है तो किसी काम नहीं है तो उसका कोई मैटर नहीं है। यदि आप मेहनत करते हो, लगातार पढ़ाई करते हो, जिस क्षेत्र में उसकी तरफ लगातार मेहनत करते हो, निश्चित रूप से सक्सेसफुल होगे। तो आइंस्टीन देखो स्कूल टाइम में उसकी स्थिति क्या थी। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, आइंस्टीन सीखने लगा। टू प्ले द वोयलिन, वोयलिन बजाने सीखने लगा। आइंस्टीन बिगेन लर्निंग, आइंस्टीन सीखने लगा। टू प्ले द वोयलिन, वोयलिन बजाने, एट द एज ऑफ 6, 6 की एज पर। बिकॉज हिज मदर वॉन्टेड हिम, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी,
टू ऐसा करना। उसकी माँ चाहती थी कि वो वोयलिन बजाने सीखे। ही लेटर बिकेम ए गिफ्टेड अमेच्योर वोयलिनिस्ट, और वह बाद में गिफ्टेड अमेच्योर वोयलिनिस्ट बन गया। लेटर में से बाद में बिकेम में से बन गया, गिफ्टेड से प्रतिभाशाली, गिफ्टेड अमेच्योर में से शौकिया, शौकीन में सीखने वाला, शौकीन में कार्य करने वाला वोयलिनिस्ट, बाद में प्रतिभाशाली शौकीन शौकिया वोयलिनिस्ट बन गया, वोयलिन बजाने वाला व्यक्ति बन गया। मेंटेनिंग दिस स्किल, और इस स्किल को उसने बनाए रखा थ्रू आउट हिज लाइफ, अपने पूरे जीवन। उसने इस स्किल को अपने पूरे जीवन बनाए रखा वायलिन बजाने की। उसकी माँ ने ये सिखाया था बजा। बट अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट ए बैड पीपल, किंतु अल्बर्ट आइंस्टीन था वॉज नॉट नहीं था ए बैड पीपल, एक बुरा शिष्य। पीपल होता है शिष्य। अल्बर्ट आइंस्टीन कोई बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल, वह हाई स्कूल गया। इन मुनिच, मुनिच में वो हाई स्कूल गया। वेयर आइंस्टीन्स फैमिली, जहाँ आइंस्टीन का परिवार हैड मूड, जहाँ आइंस्टीन का परिवार चला गया था। देखो, अल्बर्ट आइंस्टीन बुरा पीपल नहीं था, बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल, वह हाई स्कूल गया मुनिच में, मुनिच की जो हाई स्कूल है वहाँ चला गया, जहाँ आइंस्टीन का परिवार पहले से ही चला गया था। वेन ही वॉज 15 months ओल्ड, जब वह 15 साल का था। जब 15 साल का था तो उसका परिवार पहले से ही मुनिच में था। तो आइंस्टीन हाई स्कूल, मुनिच की जो हाई स्कूल है वहाँ पर पढ़ता था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स, और उसने अच्छे मार्क्स, अच्छे अंक स्कोर किए थे इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, लगभग हर सब्जेक्ट में। मुनिच की हाई स्कूल में उसने लगभग हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स से स्कोर किए थे। आइंस्टीन हेटेड, आइंस्टीन ने घृणा की थी स्कूल रेजिमेंटेशन, स्कूल का जो रेजिमेंटेशन है, स्कूल का जो सख्त बिहेवियर है, कठोर अनुशासन है, उससे उसने घृणा की थी। ओपन क्लेस्ड, और प्राय क्लेश हो जाता था, प्राय भिड़ जाता था। क्लेस्ड में से भिड़ जाना, प्राय वो क्लेस्ड हो जाता था, भिड़ जाता था विद हिज टीचर से, अपने टीचर्स के साथ वो भिड़ जाता था। एट द एज ऑफ 15, 15 वर्ष की एज में आइंस्टीन फेल्ट, आइंस्टीन ने महसूस किया सो स्टिफल्ड, इतना स्टिफल्ड महसूस किया था, इतना उसने दम घुटता हुआ महसूस किया। दियर, वहाँ पर स्टिफ लगा था, दम घुटना। अब देखो 15 की एज में आइंस्टीन इतना उस स्कूल में इतना दम घुटता हुआ महसूस किया था कि लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, कि उसने अच्छाई के लिए उस स्कूल को ही छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, पूर्व साल का, प्रीवियस ईयर से पहले साल का, अल्बर्ट्स पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलन, अल्बर्ट के, इससे जो पहले साल है, जो अल्बर्ट के पेरेंट्स है, अल्बर्ट के जो माता पिता है, वो चले गए थे, मिलन चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन, और अपने बेटे को छोड़ दिया फिर द रिलेटिव्स, रिश्तेदारों के साथ, अपने बेटे को मुनिच में रिश्तेदारों के साथ ही छोड़ दिया था। पहले साल ही, यानी वो उसने मुनिच की स्कूल छोड़ी, उससे पहले साल ही अल्बर्ट के पेरेंट है वो मिलन चले गए थे, मिलन शहर में, और अपने बेटे को रिलेटिव्स के साथ वहीं छोड़ दिया था, लेफ्ट में छोड़ दिया था। डियरसन अपने बेटे को, यानी आइंस्टीन को छोड़ दिया था, जो वहाँ के रिलेटिव्स थे, रिश्तेदार थे मुनिच में, वहीं छोड़ दिया था। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन, लंबे डिस्कशन के बाद, लंबी चर्चा के बाद, ही गोट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, लंबे डिस्कशन के बाद उसने अपनी इच्छा व्यक्त की, गोट हिज विश, अपनी इच्छा व्यक्त की, टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन, अपनी एजुकेशन को जारी रखने की, इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, जर्मन बोलने जाने वाले स्विट्जरलैंड में, जहाँ जर्मन भाषा बोलते हैं, उस जर्मन भाषा बोले जाने वाले स्विट्जरलैंड में उसने अध्ययन को जारी रखने, शिक्षा को जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। लंबे डिस्कशन के बाद माता पिता से उसने कहा कि पापा यहाँ मुनिच में तो बहुत स्थिति खराब है, यहाँ तो बहुत पिटाई करते हैं, यहाँ टीचर्स का व्यवहार बहुत गलत है। तो लंबे डिस्कशन के बाद आइंस्टीन ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि वह जर्मन स्पीकिंग जो स्विट्जरलैंड है, जर्मन बोलने वाला जो स्विट्जरलैंड है, उस भाग में एजुकेशन जारी रखूँगा। ऐसे शहर में विच वॉज मोर लिबरल, जो ज़्यादा लिबरल था देन मुनिच, मुनिच की तुलना वो ज़्यादा लिबरल था, ज़्यादा उदार था, ज़्यादा मारपीट नहीं थी वहाँ पर। आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, आइंस्टीन है वो बहुत ही उच्च रूप से गिफ्टेड था, बहुत ही गिफ्टेड था, प्रतिभाशाली था मैथमेटिक्स में, एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और फिजिक्स की उसकी रुचि थी। आफ्टर फिनिशिंग द स्कूल, स्कूल फिनिश करने के बाद, स्कूल एजुकेशन फिनिश करने के बाद, ही डिसाइडेड, उसने डिसाइड किया टू स्टडी एट यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिक, ज्यूरिक में एक यूनिवर्सिटी में स्टडी करने का डिसाइड किया। उसने डिसाइड किया कि मैं स्टडी करूँगा, अध्ययन करूँगा यूनिवर्सिटी में, ज्यूरिक की एक यूनिवर्सिटी, वहाँ पर अध्ययन करूँगा। बट किंतु साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डेसिंग यंग मैन, किंतु साइंस एकमात्र ऐसी विषय नहीं था जिस जो अपील करता था
इस देसी यंग मैन के लिए, इस ऊर्जावान युवक के लिए केवल साइंस ही एकमात्र विषय था नहीं था जो अपील करता था, जो उसको अच्छा लगता था। विद वल्रस मस्टेस, वल्रस मस्टेस जैसा, वल्रस होता है दरियाई घोड़े जैसी मूंछें वाला जो ये यंग मैन है, उस युवक के लिए, आइंस्टीन के लिए केवल साइंस ही ऐसा सब्जेक्ट नहीं था जो अच्छा लगता था, और भी कई सब्जेक्ट थे। ये 1900 में थी, ये जो 21 साल की बार 21 की एज पर आइंस्टीन ऐसा था, और ये 1955 में जैसा हम आइंस्टीन को जानते हैं। तो ये अलग अलग टाइम के हैं, ये 21 साल की एज पर, और जिसको लास्ट में 1955 की है ना, ये 75 साल पर है, जिसको हम आइंस्टीन को इस रूप में जानते हैं आज भी। आगे देखो, सातवां पॉइंट इसमें क्या कहे, ही ऑल्सो फेल्ट ए स्पेशल इंटरेस्ट इन ए फेलो स्टूडेंट मीलवा मेरिके, उसने महसूस भी किया स्पेशल इंटरेस्ट, एक विशेष रुचि भी उसने महसूस की इन ए फेलो स्टूडेंट, साथी स्टूडेंट में। मीलवा मेरिक एक साथी स्टूडेंट थी, उसकी साथ में पढ़ने वाली स्टूडेंट थी, तो उसमें उसने रुचि महसूस की। हुम ही फाउंड, जिसको उसने पाया, जिस मीलो मेरी को उसने पाया, टू बी ए क्लेवर क्रेचर, एक चालाक प्राणी के रूप में। उस मीलो मेरी को उसने चालाक प्राणी के रूप में पाया। दिस यंग सर्ब, और ये जो युवा सर्बिया की निवासी थी, स्विट्जरलैंड में पढ़ रहा था ये, तो ये जो युवा सर्ब थी, सर्बिया की निवासी थी, सर्बिया की निवासी को कहते हैं। ये जो युवा सर्बिया की निवासी थी, हैड कम टू स्विट्जरलैंड आ चुकी थी, बिकॉज द यूनिवर्सिटी इन जूरिक, क्योंकि यूनिवर्सिटी तो जूरिक में जो यूनिवर्सिटी थी वॉज वन ऑफ द फ्यू इन द यूरोप में जो बहुत कम यूनिवर्सिटी में से एक थी। जूरिक की यूनिवर्सिटी बहुत कम यूनिवर्सिटी में एक थी, वेयर वीमेन कुड गेट डिग्रीज, जहाँ महिलाएं डिग्री ले सकती थी। इसलिए मीलो मेरिक है, वो स्विट्जरलैंड आई थी ज्यूरिक यूनिवर्सिटी में अपनी डिग्री लेने के लिए, पढ़ने के लिए, और वहाँ पर आइंस्टीन था ही, तो आइंस्टीन ने मीलुआ में अपनी रुचि शुरू की। आइंस्टीन सा इन हर, आइंस्टीन ने उसमें देखा, आइंस्टीन ने मीलुआ में देखा एन एली है ना, फ्रेंड के रूप में मीलुआ को उसने देखा। अगेंस्ट द फिलिस्टीन्स होते हैं जो आर्ट्स को पसंद नहीं करते हैं, जो विरोधी लोग हैं, उन लोगों के विरुद्ध में एक साथी के रूप में उसने मीलुआ को देखा। उसने सोचा कि जो उसके विरोधी है उनके विरुद्ध में मीलुआ सही रहेगी। दोज पीपल, वो लोग हैं, इन हिज फैमिली, उसके परिवार में, एंड एट द यूनिवर्सिटी, और यूनिवर्सिटी में, विद हुम, जिनके साथ, ही वॉज कॉन्स्टेंटली एट ओड्स से, जिनके साथ वो निरंतर ओड्स में रहता था, एकदम झगड़े में रहता था, अजीब स्थिति में रहता था, उनके विरुद्ध में, उन फिलिस्तीन्स लोगों के विरुद्ध में मीलो को उसने एक साथी के रूप में देखा। जिन लोगों के साथ फैमिली में या यूनिवर्सिटी में, जिन लोगों के साथ वो लगातार ऐसे झगड़े में रहता था, झगड़ा करता रहता था आइंस्टीन, वो लोग थे फिलिस्तीन्स थे विरोधी लोग, सामने दुश्मन। तो उन लोगों के विरुद्ध उसने मीलुआ को एक साथी के रूप में देखा कि चलो सभी विरोधी मीलुआ कुछ अच्छा काम करेगी मेरे लिए। द कपल फेल इन लव, और ये दोनों, मीलुआ और आइंस्टीन दोनों फेल इन लव, दोनों में प्रेम हो गया। लेटर सर्वाइव इन विच दे पुट दियर अफेक्शंस, लेटर सर्वाइव किए गए, लेटर एक दूसरे को दिए गए, जिनमें दे पुट, वे रखते थे अपने स्नेह को, इनटू वर्ड, शब्दों में, जिनको जो लेटर्स में अपना स्नेह वो शब्दों में रखते थे। मिक्सिंग साइंस विद टेंडरनेस, साइंस को मिलाते हुए बिल्कुल टेंडरनेस के साथ, बिल्कुल कोमलता के साथ साइंस को मिलाते हुए शब्दों में अपना स्नेह रखते थे। आइंस्टीन ने लिखा हाउ हैप्पी, आइंस्टीन ने लिखा था हाउ हैप्पी, कितना प्रसन्न, एंड प्राउड, गर्वशाली, आई सेल बी में होता, कितना गर्वशाली और कितना प्रसन्नचित में होता, वेन वी बोथ हैव ब्रोट और वर्क, जब हम दोनों लाते हमारे कार्य को, ऑन रिलेटिविटी, सापेक्षता के कार्य को, टू ए विक्टोरियस कंक्लूजन, एक विजयी निष्कर्ष पर। वो कहता है मैं कितना प्रसन्नचित और कितना भाग्यशाली होता यदि हम दोनों, मीलुआ और हम दोनों, हमारे कार्य को, जो रिलेटिविटी जो पर जो कार्य है, सापेक्षता का जो सिद्धांत है, उस कार्य को हम निष्कर्ष पर लाते, दोनों मिल के लाते, तो कितना मैं भाग्यशाली होता। लेकिन मीलुआ दुर्भाग्यशाली से मीलुआ के साथ उसका ब्रेकअप हो जाता बाद में, और उसके बाद में वो रिलेटिविटी की थ्योरी देता है।
वो पहले वो लिखता है कि भाई कितना भाग्यशाली मैं होता यदि मीलो और मैं दोनों मिलके रिलेटिविटी वाले सिद्धांत को एक विजयी निष्कर्ष पर ले आते। तो पैराग्राफ नंबर 8, इन 1900 में इन 1900 में एट द एज ऑफ 21 21 साल की एज पर अल्बर्ट आइंस्टीन वॉज ए यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट। अल्बर्ट आइंस्टीन एक यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था एंड अनएम्प्लॉयड और बेरोजगार था। 21 साल के एज में आइंस्टीन यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट था और अनएम्प्लॉयड था। ही वर्कड, वह कार्य करता था एज ए टीचिंग असिस्टेंट, एक टीचिंग असिस्टेंट के रूप में, एक टीचिंग सहायक के रूप में। गिव प्राइवेट लेसन्स और प्राइवेट लेसन्स देता था एंड फाइनली स्कोर्ड ए जॉब, और अंत में उसने जॉब प्राप्त किया। इन 1902 1902 में उसने अपना जॉब प्राप्त किया था एज ए टेक्निकल एक्सपर्ट, टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उसने जॉब प्राप्त किया। इन द पेटेंट ऑफिस इन बेरन, बेरन की जो पेटेंट ऑफिस है उस ऑफिस में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में उसने अंत में जॉब प्राप्त किया था। नौकरी लगी थी 1902 में टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में बेरन में पेटेंट ऑफिस में। वेयर ही वॉज सपोज्ड, जहाँ उसे सुपोज किया गया था, जहाँ उस पेटेंट ऑफिस उसको सुपोज किया गया था, उसको माना गया था भी उसका क्या कार्य था। पेटेंट ऑफिस उसको सपोज किया गया था टू बी असेसिंग, असेस करना, मूल्यांकन करना, द अदर पीपल्स इन्वेंशंस, अन्य लोगों के जो आविष्कार है, अन्य लोगों के जो आविष्कार है उनको असेस करना, उनका मूल्यांकन करना कि भी उन्होंने जो आविष्कार किए हैं वो सही है या गलत है, कहीं कॉपीराइट तो नहीं है। तो उनको उसको सपोज किया गया था असेस करना अन्य लोगों के इन्वेंशंस को। आइंस्टीन वॉज एक्चुअली डेवलपिंग, और उस दौरान आइंस्टीन वास्तव में डेवलप कर रहा था। जब पेटेंट ऑफिस में कार्य कर रहा था, दूसरे लोगों के आविष्कारों को असेस कर रहा था, मूल्यांकन कर रहा था, उस दौरान आइंस्टीन एक्चुअली में डेवलप कर रहा था हिज ओन आइडियाज़, अपने खुद के विचार, इन सीक्रेट में खुद के विचार डेवलप कर रहा था। ही इज सेड, उसे कहा जाता है टू हैव जोकिंगली कॉल्ड, जोकिंगली कहता हुआ, मजाक के रूप से कहते हुए उसको कहा जाता है हिज डेस्क ड्रॉवर, अपने डेस्क की ड्रॉवर को, अपने मेज की जो ड्रॉवर थी जहाँ पर वो अन्य लोगों के इन्वेंशंस रखता था, उस डेस्क ड्रॉवर को मजाक के रूप में कहता था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल एसिज, मजाक के रूप में उसको कहता था ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल एसिज, थियोरेटिकल फिजिक्स, सैद्धांतिक फिजिक्स का ब्यूरो, ये वो कहता था अपने डेस्क ड्रॉवर को मजाक में। कार्य पर जो डेस्क ड्रॉवर थी उसकी जो डेस्क की दराज थी उसको थियोरेटिकल एसिज, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल एसिज, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स को कहता था। यानी जितने भी आविष्कार निकलते थे उस दराज से निकलते थे, क्योंकि जो भी आविष्कार करने के लिए जो लोग आते थे, सिद्धांत लेके आते थे, वो उसमें रख देता था, फिर उनको बाद में पढ़ता था उन लोगों के आविष्कारों को। तो धीरे धीरे उसने खुद में ऐसी वो अपने खुद के विचार उसने डेवलप कर लिए इन्वेंशंस के। वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ द 1905, प्रसिद्ध जो पेपर्स थे 1905 के उनमें से एक, वन ऑफ द फेमस पेपर ऑफ द 1905, 1905 के जो प्रसिद्ध पेपर्स थे उनमें से एक वो आइंस्टीन स्पेशल थ्योरी, आइंस्टीन की विशेष स्पेशल थ्योरी के थे, रिलेटिविटी के। 1905 में उसने प्रसिद्ध पेपर प्रकाशित किए थे, वो उनमें से एक आइंस्टीन का विशेष थ्योरी थी, स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी की। 1905 में जो प्रसिद्ध पेपर्स उसने प्रकाशित किए थे कॉस्मोस के बारे में, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ द मूविंग बॉडीज, टाइम के बारे में, तो इन सभी पेपर्स में एक था वो आइंस्टीन का विशेष थ्योरी थी रिलेटिविटी पर, सापेक्षता पर उसका विशेष सिद्धांत था। अकॉर्डिंग टू विच, जिसके अनुसार टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट ऑब्सोल्यूट, जिसके अनुसार उसने बताया था कि टाइम और डिस्टेंस, समय और दूरी है, वो दोनों ऑब्सोल्यूट नहीं है, दोनों स्वतंत्र नहीं है, दोनों सापेक्ष नहीं है, समय और दूरी दोनों सापेक्ष नहीं है, ये उसने बताया था। वास्तव में उसने ये कहा था कि टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक से, दो पूर्ण सही चलने वाली घड़ियाँ विल नॉट कंटिन्यू टू शो, कंटिन्यू नहीं रहेगी, शो में से दिखाना, दिखाती नहीं रहेगी, द सेम टाइम, एक ही टाइम, इफ़ दे कम टुगेदर, यदि वो वापस आती है, अगेन दोबारा, आफ्टर ए जर्नी, एक यात्रा के बाद, इफ़ वन ऑफ देम हैज़ बीन मूविंग वेरी फास्ट,
रिलेटिव टू द अदर, यदि उनमें से एक तेज चल रही है दूसरे के अंतराल में। जैसे मान लो दो घड़ियाँ हैं, दो एरोप्लेन में लगी हुई है, दो घड़ियाँ दोनों एक एरोप्लेन में लगी है और एक मान लो किसी जेट में लगी हुई है, अंतरिक्ष में जाने वाले। तो जब एक चक्कर लगाने के बाद वो दोनों एरोप्लेन आते हैं, या एक जेट और एरोप्लेन वापस आते हैं उसी जगह पर एक चक्कर लगाने के बाद, तो जो घड़ी ज़्यादा फास्ट चक्कर लगा के आएगी, जो स्पीड से चक्कर लगाएगी आएगी, उसका टाइम कम होगा। ये उसने ये बताया था। तो ये कह रहा है कि समय और दूरी दोनों सापेक्ष नहीं है। दो परफेक्ट एक्यूरेट क्लॉक्स है, वो एक जैसा टाइम नहीं बताएगी। यदि वो एक चक्कर लगाने के बाद एक जगह आती है तो उनमें से एक है वो दूसरी की तुलना तेज चल रही होगी। फ्रॉम दिस फॉलोड, इसके बाद यानी फ्रॉम दिस, इससे फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला, और इसके बाद फॉलो हुआ था, इसके बाद उसने दिया था संसार का प्रसिद्ध फार्मूला सूत्र, विच डिस्क्राइब्स, जो डिस्क्राइब करता है रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास और एनर्जी के बीच जो रिलेशन है उसको डिस्क्राइब करने वाला एक फार्मूला भी दिया था, वो था E बराबर mc²। ये फार्मूला उसने बाद में दिया था। यहाँ जो E है मैथमेटिकल इक्वेशन, इस गणितीय इक्वेशन में, समीकरण में E है वो एनर्जी का प्रतीक है, और M है वो मास का है, और C है वो स्पीड है लाइट की, वैक्यूम में यानी निर्वात में, खाली जगह में लाइट की स्पीड है वो C है। तो ये उसने रिलेशन दिया था मास और एनर्जी का। देखो उसने क्या कहा था कि व्हेन यू सीट विद ए नाइस गर्ल फॉर 2 आवर्स, जब तुम बैठते हो विद ए नाइस गर्ल, एक अच्छे लड़की के साथ, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे तक, 2 घंटे के साथ तक यदि किसी अच्छी लड़की के पास बैठते हो तो इट सीम्स लाइक 2 मिनट्स, ये 2 मिनट जैसे लगते हैं। व्हेन यू सीट ऑन ए हॉट स्टोव, और जब तुम हॉट स्टोव पर बैठते हो, गर्म स्टोव पर के पास बैठते हो 2 मिनट भी, तो ये 2 घंटे जैसे लगते हैं। ये रिलेटिविटी है, यही उसने कहा रिलेटिविटी है। तो ये साइंस के जो टीचर्स हैं वो आपको समझा सकते हैं भी इस प्रकार ये रिलेटिविटी कैसे हुई, सापेक्षता। वाइल आइंस्टीन वो सॉल्विंग द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन फिजिक्स, जब आइंस्टीन है वो हल कर रहा था, आइंस्टीन वो सॉल्विंग, जब आइंस्टीन हल कर रहा था द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स इन द फिजिक्स, फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्याओं को जब हल कर रहा था, सोल्व कर रहा था आइंस्टीन, हिज प्राइवेट लाइफ वॉज अनरेवलिंग, उसकी जो प्राइवेट लाइफ थी वो अनरेवलिंग थी, यानी अनरेवलिंग का मतलब होता है गिरने लगी, विद्रोहकारी होने लगी। उसकी जो प्राइवेट जीवन था, जो निजी जीवन था, वो प्रभावित होने लगा, गिरने लगा। अल्बर्ट हैड वॉन्टेड टू मैरी मीलवा, अल्बर्ट मीलवा से शादी करना चाहता था, राइट आफ्टर फिनिशिंग स्टडीज, अपनी स्टडी फिनिश करने के बाद, है ना। जब समस्या हल कर रहा था फिजिक्स की सबसे बड़ी समस्या, तो उसका प्राइवेट जीवन है वो अनरेवलिंग होने लगा, यानी गिरने लगा। और अल्बर्ट चाहता था मीलवा से शादी करना स्टडी फिनिश करने के तुरंत बाद, बट हिज मदर, किंतु उसकी माँ वॉज अगेंस्ट इट, उसकी माँ इसके विरुद्ध में थी। उसकी माँ चाहती थी कि नहीं, मीलवा से शादी नहीं करनी तेरे को। सी थॉट, उसने सोचा था, उसकी माँ ने सोचा था, मीलवा हु वॉज 3 years ओल्डर देन हर सन, कि मीलवा है वो उसके बेटे से 3 साल बड़ी है, वॉज टू ओल्ड है और ज़्यादा बड़ी है उसके लिए। उसने कहा कि मीलवा उससे बेटे 3 साल बड़ी है, जो कि ज़्यादा बड़ी है उसके लिए। एंड सी वॉज ऑल्सो बोदर्ड बाई मीलवाज इंटेलिजेंस से, और वो चिंतित भी हुई थी, आइंस्टीन की माँ वो बोदर्ड हुई थी, चिंतित भी हुई थी मीलवाज इंटेलिजेंस से, मीलवा की बुद्धि से, यानी मीलवा बहुत ही बुद्धिमान थी, बहुत ही चालाक लड़की थी, इसलिए मीलवा की बुद्धि से भी दी। 2 बातों के कारण मीलवा जो आइंस्टीन की माँ है वो शादी के विरुद्ध में थी आइंस्टीन की मीलवा से। एक तो थी कि मीलवा थी वो 3 year ओल्डर थी आइंस्टीन से, जो कि जो बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही थी उसके लिए। और सेकंड ये था कि मीलवा इंटेलिजेंस, मीलवा की जो इंटेलिजेंस है, मीलवा की बुद्धि है, वो उसको बॉदर कर रही थी। सी इज बुक लाइक यू, देखो सी इज ए, वह है, वह कहती थी कि उसकी माँ कहती थी, आइंस्टीन माँ कहती थी, सी इज ए बुक, वह किताब की तरह है, लाइक यू, तुम्हारी तरह, वह है तुम्हारी तरह, किताब की तरह है, यानी वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही बुद्धिमान है।
शी इज ए बुक, वह किताब है, लाइक यू, तुम जैसी, तुम्हारी तरह है, किताब की तरह वो है। आइंस्टीन पुट इन द वेडिंग ऑफ है, और आइंस्टीन क्या किया, वेडिंग को ऑफ रखा, पुट ऑफ कर लो, स्थगित रखा, वेडिंग को उसने पुट ऑफ रखा, वेडिंग को स्थगित रखा, झगड़ा नहीं चाहता था। द फेयर फाइनली मैरिड, और जो ये जोड़ी थी आइंस्टीन और मिल्वा की, वो अंत में शादी कर ली इन जनवरी 1903, 1903 में, एंड हैड 2 सन्स, और 2 बेटे भी थे। बट ए फ्यू ईयर्स लेटर, किंतु थोड़े से साल बाद मैरिज फॉल्टर्ड, मैरिज है वो फॉल्टर्ड हो गई, मैरिज है वो धाराशायी हो गई, ब्रेकअप हो गया। मीलवा मीन वाइल वॉज लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन एंड बिकमिंग एन अनहैप्पी हाउस वाइफ है। मीलवा है इसी बीच, मीलवा मीन वाइल, मीलवा इसी बीच लूजिंग हर इंटेलेक्चुअल एम्बिशन, अपनी जो बौद्धिक महत्वाकांक्षा थी वो खो रही थी। मीलवा अपनी बौद्धिक महत्वाकांक्षा खो रही थी, एंड एक अनहैप्पी हाउस वाइफ बन रही थी, यानी दुखी गृहिणी वो बन रही थी। आफ्टर ईयर्स ऑफ कॉन्स्टेंट फाइटिंग, निरंतर लड़ाई के वर्षों बाद, द कपल फाइनली डिवोर्स्ड, जोड़ी ने अंत में डिवोर्स कर दिया, तलाक दे दिया 1919, इन 1919 में। आइंस्टीन मैरिड हिज कजिन एल्सा, आइंस्टीन अपनी चचेरी बहन एल्सा से शादी की थी, द सेम ईयर, उसी साल। आइंस्टीन ने अपनी चचेरी बहन एल्सा से उसी साल शादी कर ली थी। आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर कोइंसिडेड विद द राइज टू द वर्ल्ड फेम, आइंस्टीन न्यू पर्सनल चैप्टर, आइंस्टीन का जो नया व्यक्तिगत चैप्टर था, नया व्यक्तिगत अध्याय, यानी उसने एल्सा से शादी कर ली थी, तो ये एक नया चैप्टर था उसके लिए, नया पर्सनल चैप्टर था, नया पर्सनल अध्याय था। तो आइंस्टीन का जो नया पर्सनल चैप्टर था कोइंसिडेड, संयोग में था, कोइंसिडेड का मतलब संयोग में होना, किसके सहयोग में था, विद इज राइज, उसके उठाव के साथ, टू द वर्ल्ड फेम, विश्व प्रसिद्धि की, उसकी विश्व प्रसिद्धि की में जो उसका उठाव हुआ था, है ना, उसके साथ संयोग से हुआ था। यानी जैसे उसके एल्सा से शादी हुई थी, तो उसके साथ ही विश्व में उसकी प्रसिद्धि बढ़ गई थी अचानक। इन 1915, 1915 में ही हैड पब्लिश्ड, उसने पब्लिश किए थे, प्रकाशित किए थे, हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, सापेक्षता की जो जनरल थ्योरी थी, सापेक्षता का जो सामान्य सिद्धांत था, वो उसने प्रकाशित किया था 1915 में। विच प्रोवाइडेड, जिस सापेक्षता सिद्धांत ने प्रदान किया, ए न्यू इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के एक नए व्याख्या को उसने प्रदान किया। सापेक्षता के सिद्धांत ने गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी थी। इंटरप्रिटेशन होती है व्याख्या, ग्रेविटी होती है गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण की एक नई व्याख्या दी थी रिलेटिविटी की थ्योरी ने। एन एक्लिप्स ऑफ द सन इन 1919 ब्रोड द प्रूफ दैट इट वॉज एक्यूरेट। एन एक्लिप्स ऑफ द सन, सूर्य का जो ग्रहण है 1919 में, 1919 जो सूर्य का जो ग्रहण है वो प्रूफ लाया था, ये बात का प्रूफ लाया था कि इट वॉज एक्यूरेट है, कि ये जो ग्रेविटी का जो उसका सिद्धांत है वो बिल्कुल एक्यूरेट है। 1919 जो सूर्य ग्रहण हुआ था, सन इक्लिप्स हुआ था, वो ये प्रूफ लाया था कि जो उसने सिद्धांत दिया ग्रेविटी का, रिलेटिविटी थ्योरी से ही उसके ग्रेविटी सिद्धांत की व्याख्या हुई थी, और ग्रेविटी के सिद्धांत ये प्रूव हो गया था कि ये सिद्धांत एक्यूरेट है बिल्कुल। 1919 जो सन इक्लिप्स हुआ उसे आइंस्टीन हैड करेक्टली कैलकुलेटेड, आइंस्टीन ने एकदम सही तरीके से कैलकुलेट किया था इन एडवांस में, द एक्सटेंट से एक्सटेंट तक, किस हद तक, टू जिस तक द लाइट फ्रॉम फिक्स्ड स्टार वुड बी डिफ्लेक्टेड, उसने ये परफेक्टली कैलकुलेट कर लिया एडवांस से ही कि किस सीमा तक लाइट है फिक्स्ड स्टार्स की, स्थिर जो स्टार्स हैं, जो सूर्य है और है, जो फिक्स्ड स्टार्स है, स्थिर तारे हैं, उनसे जो लाइट है वो किस हद तक डिफ्लेक्ट होगी, थ्रू द सन्स ग्रेविटेशनल फील्ड से, सूर्य के जो ग्रेविटेशनल फील्ड्स है, सूर्य का जो एकदम गुरुत्वाकर्षणी क्षेत्र है, उस क्षेत्र से फिक्स्ड तारों से लाइट कितनी दूर तक डिफ्लेक्ट होगी, ये उसने एडवांस में कैलकुलेट कर लिया था। यानी सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है, उससे फिक्स्ड तारों से लाइट कितनी डिफ्लेक्ट होगी, ये उसने एडवांस में कैलकुलेट किया था। द न्यूज़पेपर्स प्रोक्लेम्ड, न्यूज़पेपर्स ने, अखबारों ने घोषणा की, हिज वर्क है, उसके कार्य को, एज ए साइंटिफिक रिवोल्यूशन, एक वैज्ञानिक क्रांति के रूप में। आइंस्टीन ने रिसीव किया द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, फिजिक्स में उसने नोबेल प्राइज रिसीव किया था इन 1921 में।
ही वॉज सोवर्ड विद ऑनर्स एंड इन्विटेशंस, उसको सोवर किया गया यानी उस पर बारिश हुई सम्मानों की और निमंत्रण पत्रों की। फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे संसार से उसको सम्मान आने लगे, निमंत्रण पत्र आने लगे। लोडेड बाय प्रेस से, और प्रेस से उसकी प्रशंसा हुई। वेन द नाजीज केम टू पावर इन जर्मनी, जब नाजी के हाथ में पावर आई, वेन नाजीज केम टू पावर, जब नाजी के हाथों में पावर आई जर्मनी में, नाजीवादियों की जो नाजीवादी थे उनके हाथ में पावर आई जर्मनी में 1933 में। आइंस्टीन इमिग्रेटेड, आइंस्टीन भाग गया टू यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड स्टेट्स आ गया था। 5 years लेटर, 5 साल बाद है, द डिस्कवरी ऑफ द न्यूक्लियर फिशन, न्यूक्लियर फिशन की जो डिस्कवरी हुई थी, जो नाभिकीय विखंडन की खोज हुई थी बर्लिन में, हैड अमेरिकन फिजिक्सिस्ट इन एन अप्रोर। देखो 5 साल बाद 1933 में अमेरिका आ गया था। जैसे ही जर्मनी में नाजी दल के हाथों में, हिटलर के हाथों में ताकत आई तो वो तुरंत ही यूनाइटेड स्टेट्स आ गया, अमेरिका आ गया। 5 सालों बाद जब न्यूक्लियर फिशन की डिस्कवरी हुई थी, न्यूक्लियर नाभिकीय विखंडन की खोज हुई बर्लिन में, तो अमेरिकन जो फिजिस्ट थे, अमेरिकन जो भौतिकवादी वैज्ञानिक थे, वो एकदम अप्रोर में आ गए, वो एकदम शोर में आ गए कि अरे अब क्या करें, ये तो नाभिकीय विखंडन की खोज कर दी, पूरे संसार को नष्ट कर देंगे यदि उनके हाथ लग गया तो। यदि नाजीवादियों की यदि न्यूक्लियर फिशन लग गया, यानी बर्लिन जर्मनी की राजधानी है, और यदि जैसे ही नाजीवादियों ने ये बम हाथ लग गए, नाभिकीय विखंडन की खोजों के बम बना दिया, यदि ये हाथ लग गए तो पूरे संसार को ये नष्ट कर देंगे। तो अमेरिकन जो फिजिस्ट थे वो बड़े अप्रोर में थे, क्योंकि उस टाइम में सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम था और जर्मनी और अमेरिका एकदम विरुद्ध थे। तो यदि उन डेवलप कर लिया नाभिकीय विखंडन से बम और अमेरिका पर गिरा देते, तो अमेरिकन जो फिजिसिस्ट थे, जो भौतिकवादी थे, वो बड़े परेशानी में आ गए। मैनी ऑफ देम, उनमें से बहुत से, हैड फ्लोड फ्रॉम फेसिज्म, उनमें से बहुत से फांसीवाद से भाग गए। जस्ट एज आइंस्टीन हैड, जैसे कि आइंस्टीन ने किया था कि कई जो उनमें से जो व्यक्ति थे, साइंटिस्ट थे, वो भाग गए, उनको डर लगा कहीं उनका यूज न ले ले। नाउ दे वर अफ्रेड, अब वो भयभीत थे कि नाजीज कुड बिल्ड एंड यूज द एटॉमिक बम, कि नाजी है वो बम बना सकते हैं और एटॉमिक बम का यूज भी कर सकते हैं। देखो 15 पैराग्राफ। एट द अर्जिंग ऑफ द कलीग, एक सहकर्मी की अर्जिंग पर, एक सहकर्मी ने, कलीग होता है सहकर्मी, एक सहकर्मी की प्रार्थना पर, अर्जिंग होती है प्रार्थना, सहकर्मी के निवेदन पर आइंस्टीन रोट ए लेटर टू द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, ये पहला राष्ट्रपति था अमेरिका का। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को उसने लेटर लिखा था ऑन 2 अगस्त 1939, सेकेंड राष्ट्रपति था शायद ना। तो उसने एक कलीग की रिक्वेस्ट पर उसने, आइंस्टीन ने एक लेटर लिखा था अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को 2 अगस्त 1939 में, इन विच, जिसमें ही वार्न, उसने चेतावनी दी थी। अमेरिकन प्रेसिडेंट को उसने लेटर लिखा और उसमें चेतावनी दी थी, वार्निंग दी थी, ए सिंगल बम, एकमात्र बम ऑफ दिस टाइप, इस प्रकार का जो जर्मनी में डेवलप हुआ, वो एक बम इस प्रकार बम में एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाए, माइट वेरी वेल डिस्ट्रॉय द होल पोर्ट, पूरे पोर्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है अच्छी तरह से। टुगेदर विद द सम ऑफ द सराउंडिंग टेरेटरीज, आसपास घिरे हुए क्षेत्र के साथ साथ, टुगेदर विद के साथ ही साथ है, सम ऑफ द सराउंडिंग, सराउंडिंग से घिरे हुए, टेरेटरीज में क्षेत्र, घिरे हुए क्षेत्र के साथ साथ पूरे पोर्ट, पूरे बंदरगाह को नष्ट कर सकता है। यदि एक भी बम पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाए, किसी बंदरगाह में इस प्रकार का बना हुआ बम यदि छोड़ दिया जाए, तो पूरे पोर्ट के साथ साथ आसपास का क्षेत्र पूरा नष्ट हो जाएगा। हिज वर्ड्स डिड नॉट फेल टू हैव एन इफेक्ट, उसके शब्दों ने प्रभाव छोड़ने में असफल नहीं हुए, उसके शब्द फेल नहीं हुए थे, असफल नहीं हुए थे, इफेक्ट डालना, प्रभाव डालने में असफल नहीं थे। अमेरिकन्स डेवलप्ड द एटॉमिक बम, अमेरिकन्स ने क्या किया, एटॉमिक बम डेवलप कर लिया। इन सीक्रेट प्रोजेक्ट ऑफ द रो, ने अपने सभी के सीक्रेट प्रोजेक्ट में, अपने सभी का जो सीक्रेट प्रोजेक्ट था उस प्रोजेक्ट में उन्होंने अपने बम डेवलप कर लिए थे और ड्रॉप डिटे, और उन्होंने इसको ड्रॉप कर दिया था ऑन जापानी सिटी, जापान के शहरों में, ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा और नागासाकी 2 शहरों में उन्होंने ड्रॉप कर दिया था बमों को। इन अगस्त 1945, अगस्त 1945 में बमों को गिरा दिया था। आइंस्टीन वॉज डीपली सेकन बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, आइंस्टीन है वो बहुत बड़ा प्रभावित हुआ था, बहुत बड़ा दुखी हुआ था, बाय द एक्सटेंट ऑफ द डिस्ट्रक्शन, विनाश की इस अति से, एक्सटेंट होते हैं अति,
विनाश की जो इस अति से बहुत क्यों था। दिस टाइम ही रोट ए पब्लिक मिस्यू, इस बार उसने पब्लिक मिस्यू लिखा, पब्लिक मैसेज लिखा था उसने, मिस्यू होता संदेश, पब्लिक मैसेज लिखा था यूनाइटेड नेशंस को। इन इट, इसमें ही प्रोपोज, उसने प्रोपोज किया था फॉर्मेशन ऑफ ए वर्ल्ड गवर्नमेंट, इस लेटर में उसने प्रोपोज किया था, इस संदेश में प्रोपोज किया था, प्रस्ताव रखा था विश्व गवर्नमेंट के फॉर्मेशन के लिए। अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के लेटर की तरह नहीं, रूजवेल्ट के लेटर को उसने कोई प्रभाव ही नहीं डाला, लेकिन इस लेटर ने प्रभाव डाला। दिस वन मेड नो इफेक्ट, और जो रूजवेल्ट लेटर उसने कोई प्रभाव नहीं डाला था, लेकिन इस वाले ने प्रभाव डाला। अच्छा, अनलाइक द लेटर टू रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के लेटर की तरह नहीं, इस लेटर ने कोई प्रभाव नहीं डाला। बट ओवर द नेक्स्ट डिकेड, किंतु अगले, ओवर द नेक्स्ट डिकेड, अगले डिकेड तक आइंस्टीन गोट और मोर इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स है, अगले नेक्स्ट डिकेड तक, अगले दशक तक आइंस्टीन है वो और ज़्यादा इन्वॉल्व रहा पॉलिटिक्स में। एजिटेटिंग फॉर एन एंड टू द आर्म्स बिल्डअप है, एजिटेटिंग से आंदोलन करते, फॉर एन एंड के लिए, अंत के लिए, टू द आर्म्स हथियारों के बिल्डअप के लिए उसने आंदोलन किए, हथियारों का जो बिल्डअप है, हथियारों को जो बनाना है उसको एंड करने के लिए उसने आंदोलन किए। एंड यूजिंग हिज पॉपुलरिटी, अपनी पॉपुलरिटी का यूज करते हुए, टू कैंपेन फॉर पीस एंड डेमोक्रेसी, के पीस और डेमोक्रेसी के लिए कैंपेन करने के लिए अपनी पॉपुलरिटी का यूज किया उसने। और उसने हथियारों को बिल्डअप पर, हथियारों के जो निर्माण पर एंड करने के लिए आंदोलन किए, और अपनी पॉपुलरिटी का यूज़ करते उसने अभियान चलाए, कैंपेन चलाए शांति और डेमोक्रेसी के लिए। व्हेन आइंस्टीन डाइड, जब आइंस्टीन की मृत्यु हुई 1955 1955 में, एट द एज ऑफ 76, 76 की उम्र में, ही वॉज सेलिब्रेटेड, उसे सेलिब्रेट किया गया एज ए विजनरी, एक विजनरी के रूप में, एंड वर्ल्ड सिटीजन, विश्व नागरिक के रूप में, एज मच एज ए साइंटिफिक जीनियस है, और साथ ही साथ वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में, जितना वो वैज्ञानिक प्रतिभा के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया, उतना ही विश्व नागरिक के रूप में, एक विजनरी के रूप में उसको सेलिब्रेट किया गया था। जैसे उसकी 1955 में मृत्यु हुई थी 76 वर्ष की एज पर, तो उसको विजनरी के रूप में, वर्ल्ड सिटीजन के रूप में सेलिब्रेट किया, साइंटिफिक जीनियस के साथ साथ। ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं आगे, और बता रहा हूँ मैं, देखो टेक्सचुअल क्वेश्चंस। यहाँ से चौथे से चौथा 65 सातवां क्वेश्चन करना है आपको। देखो चौथा क्वेश्चन क्या है, वो डिड आइंस्टीन कॉल हिज डेस्क ड्रॉर एट द पेटेंट ऑफिस, पेटेंट ऑफिस में डेस्क ड्रॉर क्या कहता था, आइंस्टीन जोकिंगली कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉर एज द, कहता था ब्यूरो ऑफ थ्योरेटिकल फिजिक्स, ब्यूरो ऑफ ए थ्योरेटिकल फिजिक्स, वो अपने डेस्क ड्रॉर को कहता था। वाई डिड आइंस्टीन राइट लेटर टू फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, आइंस्टीन ने फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को क्यों लिखा, जब नाजीज ने एक एटॉमिक बम डेवलप किया तो उसने रोट लेटर टू द फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, द अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को लिखा कि ए सिंगल बम बिल्ट एंड एक्सप्लोडेड इन ए पोर्ट, यदि एक सिंगल बम को बिल्ड करके पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाए तो होल पोर्ट अलोंग विद द सराउंडिंग टेरेटरी विल बी डिस्ट्रॉयड टोटली, कि यदि एक सिंगल बम भी यदि पोर्ट में एक्सप्लोड किया जाए तो सराउंडिंग टेरेटरी के साथ साथ पूरा जो पोर्ट है वो एक्सप्लोड हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हाउ डिड आइंस्टीन रिएक्ट टू द बम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, आइंस्टीन ने कैसे रिएक्ट किया था, आइंस्टीन वॉज वेरी सोरोफुल एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द हिरोशिमा एंड नागासाकी, हिरोशिमा एंड नागासाकी विनाश पर बहुत प्रभावित हुआ था, और इस टाइम उसने एक पब्लिक मिस्यू लिखा था यूनाइटेड स्टेट्स में, और उसने डिमांड की थी वर्ल्ड गवर्नमेंट की, विश्व की एक गवर्नमेंट हो ताकि इस प्रकार के बमों के यूज होने पर प्रतिबंध लगाया जाए। वाई डज द वर्ल्ड रिमेंबर आइंस्टीन एज ए वर्ल्ड सिटीजन, वर्ल्ड सिटीजन आइंस्टीन क्यों याद भी, संसार उसे वर्ल्ड सिटीजन क्यों याद करता है, बिकॉज हिज इन्वेंशंस, हिज थ्योरीज आर नॉट फॉर द ओनली जर्मनी, नॉट फॉर ओनली द फॉर द ओनली जर्मनी, क्योंकि उसकी थ्योरीज और सिद्धांत वो जर्मनी के लिए नहीं है, हिज थ्योरीज एंड इन्वेंशंस आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उसकी थ्योरीज और सिद्धांत वो सभी पूरे वर्ल्ड के लिए यूज किए जा रहे हैं, एंड दे आर हेल्पफुल फॉर ऑल द सिटीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सभी नागरिकों के लिए वो हेल्पफुल है, उन्होंने समझ पूरे संसार के नागरिकों की समझ चेंज कर दी थी, इसलिए
वो एक वर्ल्ड नागरिक है, वो सिर्फ जर्मनी का ही नहीं है। हेयर आर सम फैक्ट्स आइंस्टीन्स लाइफ एंड अरेंज देम इन सीक्वेंस, क्रोनोलॉजिकली चेंज ऑर्डर में आपको अरेंज करना है, तो आप क्रोनोलॉजी ऑर्डर में इसको चेंज कीजिए, इसको लिखिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं। थैंक यू फॉर रीडिंग।